नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल अभी की पाठशाला पर। तो कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों आपके लिए लेकर आ चुका हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही शानदार सीरीज़, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। यहाँ हम करने वाले हैं सामान्य हिंदी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उनका सॉल्यूशन यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि आपको इस समय बहुत ही ज़्यादा इनकी ज़रूरत है। क्योंकि जो इस समय जो समय बचा है उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो यही है कि जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको देख लिया जाए और साथ में प्रैक्टिस सेट को बराबर सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो 2 ये चीज़ें आपको करनी है। तो उसी कड़ी में हम आपकी सहायता के लिए, आपकी हेल्प के लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके 2006 तक के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सभी का यहाँ पर हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सारे पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे। और आज जो हम करने वाले हैं वो किसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो आज जो हम करेंगे वो आपका जो पहला एग्ज़ाम हुआ था एक 2020 में, ठीक है, किसका हुआ था वो आपको बता देते हैं। जेल वार्डन का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, किसका? जेल वार्डन का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, जेल वार्डन हो गया फायरमैन घुड़सवार, इसकी जो परीक्षा हुई थी कब? 20/12/2020 को। उसी का हम यहाँ पर आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरे सेशन के दौरान बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पर करने वाला हूँ। उनसे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी मैं बताऊँगा, तो इस पूरी क्लास के दौरान बने रहिएगा और एक भी क्वेश्चन आप मिस मत करिएगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन क्या है आइए जानते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? सन 1955 में, 1962 में, 1965 में या फिर 2000 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें, ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में? तो कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएं तो आपकी जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा भाषाएं होती हैं, जो एक राजस्थानी और अंग्रेजी। तो 2 भाषाएँ और होती हैं, एक राजस्थानी और अंग्रेजी। तो इन पूर सबको मिला के 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। और इसकी शुरुआत कब हुई? तो ये जो शुरुआत है इनकी, ये पहली बार कब दिए गए? तो 1955 में ये साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा हुई थी। पहली बार 1955 में ही दिए गए थे। क्वेश्चन में हम इस हमारे पूछा गया है कि किस वर्ष पुरस्कार नहीं दिया गया? तो नहीं दिया वो कौन-सा ईयर है? तो वो है 1962। ठीक है, तो 1962 में अगर देखा जाए तो साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प शब्द उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? तो उनके जो है विलोम शब्दों के साथ आपको मैच करना है और कौन-सी सही जोड़ी नहीं है वो बताना है। कह रहा है राग का क्या होता है? विराग होता है, व्यष्टि का समष्टि होता है, बच्चा का जवान होता है, उत्तम का क्या होता है? अधम होता है। तो गलत क्या दे रखा है इसमें ये बताना है, ठीक है? गलत कौन-सा दे रखा है ये बताना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो राग और विराग क्या है? एकदम सही दे रखा है, व्यष्टि का समष्टि एकदम सही दे रखा है, उत्तम का अधम भी सही दे रखा है। गलत क्या है? तो गलत है बच्चा का जवान। तो बच्चा का जवान नहीं होता बल्कि क्या होता है? बच्चा का विलोम होता है बूढ़ा। क्या होता है बच्चा का विलोम? तो बच्चा का विलोम होता है बूढ़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें आपको बताना है, निम्न में से कौन-सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? तो भारतेंदु युगीन इसमें से बताना कि कवि कौन-सा नहीं है? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास या फिर श्रीधर पाठक? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और उन दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिनका भी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम लगा हुआ है। ठीक है? तो कौन-सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? तो वो हैं अगर देखा जाए इसमें से श्रीधर पाठक। ठीक है? कौन है? श्रीधर पाठक जो हैं, ये अगर देखा जाए तो भारतेंदु युगीन नहीं है। बाकी जो सारे दे रखे हैं जैसे बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह और अंबिका दत्त व्यास, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी देखा जाए तो भारतेंदु युगीन हैं। लेकिन जो बद्री पाठक हैं जो श्रीधर पाठक हैं, वो जो है भारतेंदु युगीन नहीं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है पयोधी, सिंधु, वारिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं वो बताना है। मेघ के हैं, समुद्र के हैं, नदी के हैं या फिर गंगा के हैं? इसके पर्यायवाची हैं ये दिए गए ऑप्शंस में जो आपको दिया गया है।
तो ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी हैं समुद्र के पर्यायवाची। किसके हैं? समुद्र के हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनके भी पर्यायवाची देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मेघ का पर्यायवाची क्या-क्या होता है? जलधर होता है, वारिध होता है, बादल होता है, नीरद होता है, अम्बुद होता है। उसी तरह नदी के पर्यायवाची कौन-कौन से हैं? तनुजा होता है, सरिता, अपगा, निम्नगा, तरिणी और सूरी, ये होते हैं नदी के। गंगा के पर्यायवाची की बात करें तो गंगा का पर्यायवाची होता है मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णुपदी, देवपगा और देवनदी। तो ये देखा जाए तो पर्यायवाची और भी बहुत सारे हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनना है। अभिषेक डैश घर चला गया। तो अभिषेक डैश घर चला गया, इसमें क्या फिल करेंगे आप? किसके घर चला गया? अपने आप घर चला गया, इस घर चला गया या उस घर चला गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। और ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, ठीक है, ये आप लोग सोचे कि ये मेरा नाम है इसलिए मैंने लगा दिया होगा, ऐसा नहीं है। ये पूछा गया है 2020 के पेपर में। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा अपने आप। क्या बनेगा? अपने आप घर चला गया। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिषेक अपने आप घर चला गया, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो चूंकि ये 2019 का था, इसलिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। बाकी अगर इसमें अगर स्टैटिक पार्ट जोड़ देंगे तो अगर देखा जाए तो इस पुरस्कार को 1991 में, इसमें 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये डेट आप याद रख सकते हैं, बाकी करंट का आप ध्यान में रख सकते हैं इसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? उज्ज्वल, इकट्ठा, कमल या फिर उपरोक्त? राइट आंसर क्या बनेगा बताइए, कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द की बात करें तो कौन सा शब्द तत्सम है? तो वो है उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल कैसा शब्द है? तो उज्ज्वल एक तत्सम शब्द है। और इसकी अगर बात करें बाकी की, जैसे इकट्ठा दे रखा है, कमल दे रखा है, उपरोक्त दे रखा है, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी तद्भव शब्द हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? वाक्य में जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं, करण बोलते हैं, कर्म बोलते हैं या फिर क्रिया बोलते हैं? इसका राइट आंसर क्या बनेगा बताइए, क्या बोला जाता है इसको? वाक्य में काम करने वाले को क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर बनेगा। और जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसको कर्म बोलते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम्स में हो सकता है ये आप पूछ ले। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो सही शब्द चुनना है खाली स्थान के लिए। कह रहा गिलास डैश डैश तोड़ा। तो गिलास क्या होगा? तुमने तोड़ा, उसने तोड़ा, किसने तोड़ा, इसने तोड़ा? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? पूर्ण वाक्य। तो चूंकि यहाँ पर क्या दिया है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आसानी से आप कह सकते हैं कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो गिलास किसने तोड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गिलास किसने तोड़ा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क से ही, प्रश्नवाचक चिन्ह से ही आप इसका अंदाजा लगा सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आइए देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 है, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? तो किसके लिए प्रदान किया गया? विचार का अनंत, तीसरा रुख, संस्कृति वर्चस्व और प्रतिरोध, या फिर अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय? तो किसके लिए प्रदान किया गया ये आपको बताना है। ठीक है, तो किसके लिए प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था तीसरा रुख के लिए। ठीक है, जो उनकी रचना है तीसरा रुख, उसके लिए अगर देखा जाए तो कब प्रदान किया गया? तो 1996 में मिला था। कब मिला था? तो ये सम्मान इनको 1996 में मिला था, देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान। और रचना कौन थी? तीसरा रुख। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ यहाँ पर लोकोक्ति और उनके सही अर्थ के साथ उनको क्या करना है, मिलाना है और राइट आंसर क्या बनेगा बताना है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। यहाँ पर आप भी मिलाइए, सही आंसर क्या बनेगा। जैसे दे रखा है, चित्त भी मेरी मेरी और पट भी मेरा। ठीक है, चित्त भी मेरी पट भी मेरा, इसका क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, उसी तरह अगर देखा जाए चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका अर्थ क्या होता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका, और नेकी कर दरिया में डाल। तो सभी के अर्थों के साथ इनको मैच करना है। तो चित्त में भी मेरी पट भी मेरा मतलब क्या होता है, दोनों ओर से लाभ जो कमाते हैं तो उसको बोलते हैं। ठीक है, दोनों ओर से लाभ चाहना। चोर की दाढ़ी पे तिनका का क्या मतलब होता है, अपराधी क्या होता है, भयभीत होता है। ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा यानी अयोग्यता को दो का दोष जो है दूसरों को देना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेकी कर दरिया में डाल मतलब भला करके भूल जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सारे मैच ही दे रखे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, 1 2 3 4 बन जाएगा, यानी ए बी सी डी से हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। निंदा का विलोम शब्द है। निंदा का विलोम क्या हो जाएगा, स्तुति हो जाएगा, राग हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा या फिर सम्मान हो जाएगा। निंदा का सभी को पता है, निंदा मतलब बुराई होती है। ठीक है, और निंदा शब्द का विलोम क्या होगा, किसी की स्तुति करना मतलब प्रशंसा करना। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जैसे दे रखे हैं राग, तो राग का विलोम क्या होता है, द्वेष होता है। और सम्मान का विलोम क्या होता है, अपमान होता है। तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। तो कौन सी भाषा इसमें शामिल नहीं है, मैथिली, मणिपुरी, बोडो और भोजपुरी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड आपकी क्लासेस चलती हैं। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए कौन सी भाषा नहीं शामिल है तो वो है भोजपुरी भाषा। ठीक है, कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो है वो भोजपुरी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितनी भाषाओं में दिया जाता है पुरस्कार, तो ये अगर देखा जाए तो हमारी जो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं उसमें अगर देखा जाए तो कौन सी भाषाएं हैं, तो मैथिली है उसमें, मणिपुरी है, बोडो है, लेकिन भोजपुरी नहीं है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और कौन कौन सी भाषाएं हैं उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, एक नज़र में देख लेते हैं। ठीक है, बाकी आप सभी को याद तो होगा ही, जैसे असम, डोगरी, कन्नड़, मैथिली, मराठी, पंजाबी, सिंधी, उर्दू, बंगाली, गुजराती, कश्मीरी, मलयालम, नेपाली, संस्कृत, तमिल, बोडो, हिंदी, कोंकणी, मणिपुरी, उड़िया, संथाली, तेलुगु। ठीक है, तो ये सभी 22 अगर देखा जाए भाषाएं इसमें शामिल हैं, लेकिन भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है, इसलिए भोजपुरी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं। तो अभी इसका मैंने बताया था जब आपका व्याख्या में आया था, तो व्याख्या से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा व्याख्या। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं कर्म। क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। तो किसमें आपका जो है अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है वो आपको बताना है। ठीक है, जैसे श्याम का घर, पेड़ से गिर पड़ा, कुर्सी के नीचे, आरी से काटो। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा एक अपादान कारक है, तो अपादान कारक में क्या होता है, पर परसर्ग चिन्ह यानी कि से जो है यूज होगा। ठीक है, क्या होगा, से। और से कैसा होना चाहिए, अलगाव के अर्थ में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पेड़ से गिर पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जो से है वो क्या है, अलगाव के अर्थ में है कि किससे गिर पड़ा, तो पेड़ से गिर पड़ा, गिर पड़ा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से अगर देखा जाए तो से इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक साधन के रूप में है, ना कि अलगाव के रूप में। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा बी बनेगा। तो इसको याद रखना है। ठीक है, और इसमें कौन सा कारक है, इस वाले में
तो इस वाले में आपका करण कारक है, ठीक है, और श्याम का घर इसमें कौन सा कारक है, इसमें है संबंध कारक। तो इन सभी को याद रखना है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसमें सही वाक्य की पहचान करना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, और मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊँगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा बताइए। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। आरओ की परीक्षा में भी ये पूछा गया है और एसआई की भी परीक्षा में ये पूछा गया है, ठीक है, और कांस्टेबल में तो आया ही है, जो जेल वार्डन की परीक्षा है उसमें, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। ये वाक्य क्या है, एकदम शुद्ध है, ठीक है, क्योंकि रविवार के साथ दिन नहीं लगाया जाता है, ठीक है। रविवार के साथ दिन नहीं लगाया जाता है, और तुम्हारे घर को आऊँगा ये भी गलत हो जाएगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, और यहाँ भी दिन लगा है तो इसमें भी गलत हो जाएगा। तो ये सारे गलत हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें क्या बताना है, इसमें भी सही वाक्य का चयन करना है। तो पहला कथन क्या है, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। फिर क्या है, वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ। और दो वाक्य आगे हैं, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। दो वाक्य आगे आपके दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ये तीसरा वाक्य है। और वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। तो आपको क्या बताना था, इसमें सही वाक्य बताना था। तो सही वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, जो कि बैक साइड दिया गया है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, यही वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए हमारा उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है। तो विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है, पक्षपाती, विपक्षी, पक्षघाती, या फिर द्विपक्षी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसके राइट आंसर को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका विपक्षी, ठीक है। क्या हो जाएगा, विरोधी पक्ष का मतलब क्या होता है, विपक्षी होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पक्षपाती को क्या बोलते हैं, जब किसी एक का कोई पक्ष लेता है तो उसको पक्षपाती बोलते हैं, और जब दोनों पक्ष में पड़ता है जो, उसको द्विपक्षी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वधूत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है। तो वधूत्सव का संधि विच्छेद आपको बताना है, क्या हो जाएगा, वध धन उत्सव हो जाएगा, वध धन उत्सव हो जाएगा, वधू धन उत्सव होगा, या फिर वधोधन उत्सव हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा बताइए। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा। तो बात कर ले, यहाँ पर वधूत्सव है, क्या है, वधूत्सव, यानी कि वधूधन उत्सव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वधूधन उत्सव, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें दीर्घ संधि है। क्यों दीर्घ संधि है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बन रहे हैं, बड़ा ऊ बन रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि का ये शब्द हो जाएगा, कौन सा, वधूत्सव। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है, ठीक है, गलत की पहचान करना है इसमें से। महाधन ओज, पौधन अक, नौधन इक, परोधन उपकार। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर देखें, संधि विच्छेद का जो गलत उदाहरण है वो क्या है, परोधन उपकार। क्या हो जाएगा, परोधन उपकार नहीं होता है। बाकी महाधन ओज होता है, ठीक है, महोज का ये होता है, महाधन ओज। उसी तरह पौधन अक जो होता है वो पावक का होता है, और नौ धन इक जो होता है वो नाविक का होता है। लेकिन परोधन उपकार किसी का भी नहीं होता है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। तो तत्सम और तद्भव जोड़ी का सही विकल्प कौन सा नहीं है, वो बताना है आपको। सूत्र सूत,
हस्त हाथ, चक्र गोला या फिर ग्राहक गाहक। तो इसमें क्या करना रहता है, क्रम का भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जैसे तत्सम पहले दिया है, तद्भव बाद में दिया है, तो आंसर में भी आपके क्या होना चाहिए, तत्सम पहले और तद्भव बाद में होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बता दीजिए। तो राइट यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चक्र का क्या दे रखा है, गोला दे रखा है। ठीक है, चक्र का क्या दे रखा है, गोला दे रखा है, तो चक्र का क्या होता है, गोल होता है। क्या होता है, गोल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोला यहाँ पर दे रखा है तो क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। यही हमारा गलत दे रखा है, बाकी सभी क्या हैं, एकदम सही दे रखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। सुधी, मनीषी और बुध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये आपको बताना है। पंडित के, धनी के, पति के या फिर गुरु के, ये किसके पर्यायवाची हैं। तो सुधी, मनीषी और बुध जो है वो किसके हैं, तो ये सभी पंडित के पर्यायवाची हैं। ठीक है, किसके पर्यायवाची हैं, तो पंडित के पर्यायवाची हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और भी पर्यायवाची दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर गुरु का पर्यायवाची क्या होता है, तो शिक्षक होता है, आचार्य होता है, उपाध्याय होता है। उसी तरह पति का क्या होता है, तो भर्ता होता है, वल्लभ होता है, स्वामी होता है, प्राणाधार होता है, प्राणप्रिय होता है, प्राणेश होता है और आर्यपुत्र होता है। ठीक है, और धनी का क्या होता है, तो धनी का अमीर होता है, मालदार होता है, रईस होता है, दौलतमंद होता है और धनवान होता है। तो ये सभी पर्यायवाची आपको याद रखने हैं, क्योंकि आने वाली जो एग्जाम्स है उसमें आ सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। बाग बाग होना। तो बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। आसान काम, हरियाली छाना, खुश होना, कार्य सिद्ध होना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ। तो बाग बाग होने का मतलब क्या होता है, खुश हो जाना। ठीक है, क्या होता है, खुश हो जाना। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। अवधी बोली का अन्य नाम क्या है। अवधी जो बोली है उसका अन्य नाम क्या है, यानी कि दूसरे किस नाम से जानी जाती है ये बोली। कोसली के नाम से, बना फरी के नाम से, बैगानी के नाम से या मघेसी के नाम से। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो अवधी बोली को किस नाम से जाना जाता है, कोसली के नाम से। ठीक है, कोसल देश से कोसली याद रखिए आप लोग। ठीक है, तो अवधी बोली को क्या बोलेंगे, कोसली भी बोलेंगे। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, और इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। तो मृदुला जो गर्ग हैं उनके द्वारा कौन सी रचना नहीं रची गई है। उसक हिस्से, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके हिस्से की धूप। ठीक है, रुकोगी नहीं राधिका, चित्त कोबरा और मैं। इसमें से कौन सी अगर देखा जाए तो मृदुला गर्ग द्वारा रची जो है वो नहीं है। तो मृदुला गर्ग ने इसमें से अगर देखा जाए तो कौन सी नहीं लिखेगी, नहीं लिखी है, वो है रुकोगी नहीं राधिका, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रुकोगी नहीं राधिका ये किसकी रचना है, तो ये उषा प्रियमवदा की रचना है। किसकी रचना है, तो ये उषा प्रियमवदा की रचना है। देख सकते हैं आप लोग, रुकोगी नहीं राधिका जो है वो किसकी रचना है, उषा प्रियमवदिका, प्रियमवदा की। बाकी जो शेष रचनाएं हैं वो किसकी हैं, मृदुला गर्ग की हैं। जैसे उसके हिस्से की धूप 1975 में लिखी गई, चित कोबरा 1979 में, और मैं 1984 में लिखी गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। और यहाँ पर आपको बताना है, निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। तो काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान इसमें से किसे प्रदान किया गया है, गोपेश्वर सिंह को, वीर भारत तलवार को, कमल किशोर गोयनका को या फिर वीरेंद्र यादव को। राइट आंसर क्या बनेगा बताइए। तो ये जो पुरस्कार है वो 2014 में प्रदान किया गया था, और किसे प्रदान किया गया था, कमल किशोर गोयनका को। ठीक है, किसे मिला, कमल किशोर गोयनका को मिला था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इसका राइट आंसर बताना है। निशिचर, धनुज, राक्षस और महाकाय। इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सा असुर का पर्यायवाची नहीं है। तो असुर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें? तो वो है महाकाय। ठीक है, जो महाकाय है वो असुर का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि जो महाकाय होता है वो गणेश जी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, इसका होता है, तो ये गणेश जी का पर्यायवाची होता है। इसको याद रखिएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, और इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द की पहचान करना है। विकार, दंड, कोकिल और नींद। राइट आंसर क्या बनेगा बताइए, कौन सा इसमें तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द है इसमें से कौन? नींद। तो नींद कैसा है? तो नींद एक तद्भव शब्द है, इसका क्या होता है? निंद्रा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से जो पहले कभी नहीं हुआ उसको व्यक्त करने के वाले के लिए एक शब्द है। जो पहले कभी नहीं हुआ उसको क्या बोलेंगे? अभूतपूर्व बोलेंगे, भूतपूर्व बोलेंगे, अनादि बोलेंगे या अद्वितीय बोलेंगे? राइट आंसर क्या बनेगा बताइए। तो क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अभूतपूर्व। क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व बोलते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी का भी देख लेते हैं। जैसे जो पहले हो चुका हो उसको बोलते हैं भूतपूर्व। ठीक है, जिसके जैसा कोई ना हो वो होता है अद्वितीय, और जिसका आरंभ ना हो वो क्या होता है? अनादि। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम्स में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, और यहाँ पर आपको बताना है मार्तंड, अर्क, अंशुमाली ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? रोशनी के, चंद्र के, सूर्य के या फिर रेखा के? राइट आंसर क्या बनेगा बताइए, किसके पर्यायवाची हैं ये? तो मार्तंड हो गया, चंद्र हो गया, सॉरी मार्तंड हो गया, अर्क हो गया, अंशुमाली हो गया, ये सभी किसके होते हैं? तो ये सभी सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। किसके होते हैं? सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। बाकी सारे शब्दों की भी पर्यायवाची देख लेते हैं जो आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं। जैसे चंद्र दिया गया है, ठीक है, चंद्र का पर्यायवाची चांद होता है। हिमांशु, शशि, सारंग, निशाकर, सुधाकर, ये सभी चांद के पर्यायवाची होते हैं। उसी तरह रोशनी का क्या होता है? तो रोशनी का प्रकाश, प्रभा और ज्योति होता है। रेखा का क्या होता है? तो रेखा का लकीर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक हैं। तो मैं भंगी हूँ, इस आत्मकथा के लेखक कौन है? सूरजपाल चौहान, मोहनदास नैमिषारण्य सराय, भगवान दास और ओम प्रकाश वाल्मीकि। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? मैं भंगी हूँ, इसका जो रचयिता है वो है भगवान दास। ठीक है, भगवान दास ने इसकी रचना की थी, और ऐसा माना जाता है कि ये जो रचना है वो हिंदी की पहली दलित आत्मकथा मानी गई है। ठीक है, तो हिंदी की पहली दलित आत्मकथा कौन सी है? मैं भंगी हूँ, और इसके रचनाकार हैं लेखक भगवान दास। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या है? मलबे का मालिक। तो मलबे का मालिक जो है, इस कहानी के कहानीकार कौन है? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर निर्मल वर्मा? राइट आंसर इसका क्या बनेगा बताइए। राइट आंसर इसका क्या बनेगा? मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार वो है मोहन राकेश। ये किसकी रचना है? तो ये है मोहन राकेश की। मोहन राकेश की और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे अंडे के छिलके, आधे अधूरे। आधे अधूरे बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आता है, तो उसको भी याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। तो अब आगे जो हमारा क्वेश्चन है 33 से लेकर 37 तक, उसमें क्या है? तो उसमें आपका पैसेज दिया गया है। ठीक है, पैसेज दिया गया है, उसको आपको पढ़ना है, और उसके बाद उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, यानी कि उनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चंस कौन से मिलते हैं। तो गद्यांश को ध्यान से इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि सारे क्वेश्चंस वहीं से मिलेंगे, और अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे तो आंसर ढूँढने में आसानी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे यहाँ के विद्वान पुनर्जागरण पर ही इतना अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हम उसे पढ़ें तो अतीत के विषज्ञ में
जानने की हमारी जो लालसा है और बढ़ जाती है। हमें यह अनुभव कराया गया है कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण, विवेकानंद और दयानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। हमें यह भी अनुभव कराया गया कि औरतों की दशा बहुत अच्छी थी, ठीक है? और अगर देखा जाए जातीयता का प्राणघातक जो जातीयता को क्या किया गया है, प्राणघातक मान लिया गया था। इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ें भी उस दौरान घटित हुई जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया था, जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था। ठीक है? तो ये बातें हैं, ठीक है? इनको भी अगर देखिए तो हाइलाइट कर सकते हैं। उसी समय क्या हुआ था, सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा भी स्थापित हुई थी। ठीक है? दयानंद क्या हुए थे, शास्त्रार्थ में हरा दिए गए। ठीक है? दयानंद शास्त्रार्थ में हरा दिए गए। कट्टरपंथी और रूढ़िवादी लोगों ने नए विचारों का विरोध किया। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातनपंथी हो गया। राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि जब वे मृत्युशैया पर थे तो उन्हें भागीरथी के तट पर लाया गया। उनके चारों तरफ खड़े लोगों ने उनसे पूछा कि वे लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर राधा कृष्ण लिखने को कहा। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया, वे अत्यधिक पुरातन पंथी निकले। आंदोलन के अगर देखा जाए अंतिम दिनों में क्या हुआ, आंदोलन के अंतिम दिनों में वे ब्रह्म समाज, कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी हो गए। तो ये आपका पैसेज है। अब आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड आंसर देना है। तो पहला जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है। तो कब और बढ़ जाती है, तो अगर ऊपर के अगर पढ़ें हम, तो वहाँ पर क्या लिखा है कि अतीत के विषय में लालसा और बढ़ जाती है जब क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, कि अतीत के बारे में जो है जानने में हमारी लालसा और बढ़ जाती है जब हमें अनुभव कराया जाता है। क्या अनुभव कराया जाता है कि जो भारतीय विद्वानों के जागरण संबंधी विचार हैं उनके बारे में। ठीक है, तो उससे यहाँ पर अगर हम निष्कर्ष निकालेंगे तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, डी हमारा राइट आंसर बनेगा। क्यों बढ़ जाती है लालसा, भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था। जूतों की माला से दयानंद जी का स्वागत किया गया था, यानी कि क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन हो गई थी। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि कौन सी संस्था बाद में पुरातन हो गई थी, तो वो थी ब्रह्म समाज। ठीक है, क्या थी, ब्रह्म समाज थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्या दिया है इसमें, ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। ठीक है, असत्य कथन बताना है। तो पहला क्या दे रखा, बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजवादी क्या हो गए, मार्क्सवादी हो गए। पैसेज के हिसाब से आपको बताना है, गद्यांश के हिसाब से। ठीक है, फिर कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। फिर है बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया। अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी क्या करते हैं, हठ धर्मी हो गए थे। ठीक है, तो अगर हम पैसेज को पढ़ेंगे, ठीक है, अगर हम पैसेज को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ पर कि जो असत्य कथन है वो कौन सा है। असत्य कथन की बात करें तो यहाँ पर जैसे बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजवादी मार्क्सवादी हो गए, ये भी देखा जाए तो पैसेज में दिया गया है। ठीक है, ये भी दिया गया है गद्यांश में। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया, ये भी दिया गया है। और अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी क्या हो गए, हठधर्मी हो गए, ये भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कथन, ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, तो यही हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, यही कथन क्या है, असत्य है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने नहीं की थी। किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। निम्न में से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया। तो शास्त्रार्थ में कौन सा विद्वान हरा दिया गया था वो आपको बताना है। विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राम मोहन राय या फिर दयानंद। तो कौन हरा दिया गया था, तो अगर गद्यांश को पढ़ेंगे आप तो पता चलेगा कि जो कौन थे, जो दयानंद सरस्वती जी थे वो शास्त्रार्थ में हरा दिए गए थे। ठीक है, वो शास्त्रार्थ में हरा दिए गए थे।
तो 37 देखा जाए तो क्वेश्चन हिंदी के आए थे। तो यहीं पर अगर देखा जाए तो ये हमारा सेशन ख़त्म होता है, क्योंकि एक क्लास में हम एक ही पेपर कवर करेंगे, ठीक है? और अगर ये देखा जाए तो कई सारी शिफ्ट्स में हुआ था, तो ये जो आज हमने कराया है ये पहली शिफ्ट का था, ठीक है? पहली शिफ्ट के बच्चों में ये क्वेश्चन आया हुआ था, और बाकी अब देखा जाए तो कल जो हम कराएँगे, तो कल आपका कराएँगे शिफ्ट सेकंड का, ठीक है? कल कौन-सा कराएँगे? तो इसी जो एग्ज़ाम का जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उसका अगर हम देखा जाए तो सॉल्यूशन कराएँगे, तो इसी समय जुड़ना मत भूलिएगा, शाम के 6 बजे, ठीक है? शाम के 6 बजे आप ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि पीवाईक्यू आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वही अगर देखा जाए तो इस समय एग्ज़ाम्स को बेहतर बनाने का तरीका है, एक पीवाईक्यू, और दूसरा क्या है, जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं, जिनका आपको क्या करना है, रिवीजन करना है और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है, ठीक है? तो हम मिलते हैं कल इसी समय शाम के 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।